स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। क्यों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्या देखने वाले हैं, तो जो आपका 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एग्जाम हो दोस्तों, उसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग 40 ऐसे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस के पेपर में 20 मार्च को डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो पर अंत तक बन रहेगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिए। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 90% लाने का उम्मीद रखते हैं और तहलका मचाने का उम्मीद रखते हैं दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर दोस्तों क्या बात है, अगर 90% लाने का उम्मीद है दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति दोस्तों पता है कब हुआ? हाँ सर पता है ना, ये तो वायरल प्रश्न है सर और सभी को पता होता है कि 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत दोस्तों किसको कहेंगे, तो रूसो को कहेंगे, ठीक है, रूसो को, यानी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। 3 नंबर का प्रश्न कहता है बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना। जो ये बिस्मार्क है दोस्तों प्रथम चांसलर जर्मनी का कब बने, बहुत बार पूछा प्रश्न, बहुत बार, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर क्या हुआ, होगा, ठीक है, 1871 ईस्वी में बना था, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर कहता है, क्या कहता है सर कि पहले तो मनुष्य और उसके बाद किसी देश का नागरिक अन्य कुछ कथन किसका है, क्या पता है? हाँ सर पता है ना, रूसो का है, ठीक, ऑप्शन का इसका हो जाएगा। चलिए 5 नंबर कहता है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दोस्तों कौन किया था जी, यहाँ पर दिद्रो हो जाएगा, ठीक है, दिद्रो, यानी ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा दिद्रो, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 6 नंबर कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, तो ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, भारत का प्रथम प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। चलिए 7 नंबर का प्रश्न कहता है कि यह कथन किसका है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, कौन कहा था, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, अन्य ऑप्शन गाइस का हो जाए, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर कहता है बंगाल का विभाजन कब हुआ। दोस्तों काफी बार पूछा है, बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में, ठीक है, यानी कि 1905 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। अब 9 नंबर का प्रश्न कहता है कि संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे। संस्थाल विद्रोह के नेता दोस्तों कौन था, तो ये दोस्तों हो जाएगा सिंधु और कान्हू, संस्थाल विद्रोह के नेता थे, ठीक है। चलिए 10 नंबर कहता है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। संस्थाल विद्रोह के नेता तो समझ गए, अब खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन था दोस्तों, तो मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन खा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब 11 नंबर का प्रश्न कहता है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरी करने में पर्याप्त मात्रा में की जाती है, जो जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और आर्थिक रूप से संभव है, सांस्कृतिक रूप से मान है, उसे क्या कहते हैं। तो जो दैनिक जीवन दोस्तों आपकी आवश्यकताएं चीजें हैं उसको हम लोग संसाधन कहते हैं, बस सिंपल संसाधन, ऑप्शन का, ठीक है। 12 नंबर कहता है कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है। किसके कारण से दोस्तों भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा, वनों को काटना से होता है, खनन से होता है दोस्तों, अति पशुचारण से होता है, लेकिन मधुमक्खी पालन से भूमि का निम्नीकरण होगा नहीं सर, क्योंकि मधुमक्खी छत्ता दोस्तों कहाँ भी बना लेता है, आसमान में। आसमान में कैसे बनाया सर, पेड़ पौधे में कहीं पर भी बना देता है, घर द्वार में, ठीक है, मधुमक्खी पालन हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों क्या इससे भूमि निम्नीकरण होगा नहीं सर, यानी ऑप्शन खा इसका हो जाएगा, ठीक है, घा। 13 नंबर का था भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदान के रूप में पाया जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदान के रूप में पाया जाता है। टोटल दोस्तों बात करें तो 43% जो भाग है मैदान के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों आपको पता है कि लोहा का जो लोहा अयस्क है ये असीमित भंडार है, नहीं सॉरी दोस्तों, ठीक है, सीमित भंडार है, सीमित, ठीक है, लोहा अयस्क सीमित भंडार है, यानी कि ये एक बार यूज करें तो दोबारा ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएगा, तो इसको हम लोग दोस्तों घ कहेंगे, यानी अनवीकरणीय योग, क्योंकि इसका जो सीमित भंडार है और इसको ज्यादा उपयोग करने से ये समाप्त हो जा सकता है। 15 नंबर कहता है कि गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है। तो गुलाबी सिर वाली बतख क्या आप देखें गुलाबी सिर वाली, नहीं सर, नहीं देखें तो दोस्तों ये कहाँ होगा, लुप्त जाति में लुप्त होगा तभी तो नहीं दिख रहा है। चलिए अब 16 नंबर कहता है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है, तो वन जीव का आवास का विनाश, वन जीव के मारने या शिकार करना और पर्यावरण प्रदूषण का दावानल, सभी का सभी सत्य है, डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। चलिए
अब 17 नंबर का था दोस्तों कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, पेड़ को काटता था, तो जिसके कारण क्या, वनों की कटाई के रोक लगाने से, ठीक है, पेड़ में चिपक जाता था, पेड़ मत काटो। चलिए अब 18 नंबर क्या कहता है कि जल की कमी के क्या कारण है। तो जल की कमी क्या, अति शोषण से जल कम हो रहा, अत्यधिक प्रयोग से कम हो रहा, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का आसमान वितरण से कम हो रहा है, सभी से जल का कमी हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर कहता है कि टांका क्या होता है जी। टांका दोस्तों पीने का पानी का एक संग्रहित भूमिगत टैंक होता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है, तो वर्षा जल संग्रहण को टांका में क्या करता है, संग्रहित करता है। टांका को दोस्तों टैंक कहते हैं, टैंक इसका, टांका इसका तमिल भाषा होता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर कहता है कि सन 2025 तक कितने लोगों की जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। 2025 तक चल रहा है 23, ठीक है, 2023 में आपका बोर्ड एग्जाम है, और 25 तक 220 करोड़ आबादी को क्या हुआ है, तो क्या हो रहा है, तो भविष्य में पानी यानी कि जल की कमी को झेलने की भविष्यवाणी की गई है, ठीक है। इसलिए जल का आसमान वितरण ना कर रहे, कम से कम जल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब 21 नंबर, ये ना कि बोल दे कि सर जल का प्रयोग ना करना है तो हम नहाएंगे नहीं, तो दोस्तों नहाना तो जरूरी है, ठीक है। चलिए अब 21 नंबर कहता है हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी देश हो दोस्तों, उसको अगर प्रति व्यक्ति आय की गणना करना है तो क्या करना है, किसी देश की कुल जनसंख्या, कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर हम प्रति व्यक्ति आय की गणना कर सकते हैं, हाँ ठीक है। चलिए 22 नंबर कहता है वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 या प्रति वर्ष उससे अधिक होता है, तो वह कौन सा देश में शामिल है, बताना है। तो दोस्तों $12,056 का बात है, ये विकसित देशों में शामिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर कि सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है। तो सतत विकास का दोस्तों उद्देश्य एक ही होता है कि जो विकास हो रहा है ये वर्तमान और आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए हो, ठीक है। यानी कि ये जो मान के चलिए कहीं पर सड़क निर्माण हो रहा तो सड़क निर्माण में आप भी चल सकते हैं और आपके जो बाल बच्चे वो भी चल सकते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों ये जो ऐसा विकास जो सतत विकास, ठीक है। क्या पूछा था, सतत विकास, तो ऐसा विकास जो वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए जो संभव है, ठीक है। चलिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक के, काफी बार बताएं दोस्तों, तो केरल का दोस्तों सबसे ज्यादा साक्षरता दर अधिक है, यानी कि केरल में दोस्तों सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। चलिए अब गिने चुने लोग नहीं होंगे दोस्तों तो उसको छोड़ दीजिए। चलिए 25 नंबर कहता है यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है तथा जनसंख्या 5,000 रुपया है, तो उस देश की कुल आय कितना होगा। तो प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है और 5,000 जनसंख्या है दोस्तों, इसको कुल यानी कि करने के लिए 500 को 5,000 से गुना कीजिएगा, तो 25 2 3 5 को 0 1 2 3 4 5 कहाँ दिख रहा, 25 पे 5 0 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन का में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन से क्रियात्मक द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा, तो प्राकृतिक, क्या प्राकृतिक सर, प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के द्वारा बदला गया, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन का राइट आंसर होगा। 27 नंबर कहता है प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति जहां के लोग क्या नियोजित है लेकिन दोस्तों उत्पादकता कम है, यानी कि प्रचंड बेरोजगारी में क्या होता है, क्या है यहाँ पर दोस्तों जो नियोजित मतलब कि जो श्रमिक उपलब्ध है लेकिन काम करने का दायरा सीमित नहीं, यानी कि पूरा एकदम शून्य है, ठीक है, सीमित है, पूरा शून्य है ही नहीं कार्य, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। अब 28 नंबर का प्रश्न करता है कि 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु में वर्ग के कुल जनसंख्या कुल बच्चों 7% का क्या कहलाता है, तो निमल उपस्थिति अनुपात कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर कहता है कि संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। संगठित क्षेत्र मतलब क्या, सरकारी वाला, कहने का मतलब है या उन उद्योगों को शामिल करता है जहां रोजगार की सतह क्या होता है, नियमित होता है, ठीक है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट 30 नंबर कहता है कि कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र दोस्तों हम लोग तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं, जी हाँ। तृतीयक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिएगा नीचे कमेंट में, ठीक है। अब 31 नंबर की सत्ता की साझेदारी है क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन आता है। तो क्षैतिज वितरण में दोस्तों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आता है, ठीक है। एक उद्वादर भी होता है, आज की इस वीडियो में बताने वाला है, कोई टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। 32 कहता है यूरोपीय संघ का मुख्य न्यायालय कहाँ स्थित है। तो यूरोपीय संघ का मुख्य न्यायालय दोस्तों ब्रुसेल्स में उपस्थित है, यानी कि ऑप्शन का राइट आंसर होगा। 33 नंबर का प्रश्न है सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। तो सामुदायिक सरकार बेल्जियम से संबंधित है, ठीक है। 34 नंबर कहता है बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाली की आबादी कितनी प्रतिशत है। तो बेल्जियम में दोस्तों डच भाषा बोलने वाली की आबादी 59% है। और दोस्तों एक प्रश्न है आप सभी से, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाली की आबादी कितनी प्रतिशत है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए 35 नंबर कहता है
सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है? तो ऊर्ध्वाधर वितरण बोल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, चलिए 38 नंबर का प्रश्न करता है, इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? तो प्रतीक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, ये दोस्तों क्या है? तो संघ सूची का विषय है। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न बच्चा है दोस्तों, और अभी तक जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो का, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए दोस्तों। बहुत बार दोस्तों आपको वीडियो में इस बार नहीं कहें, लेकिन दोस्तों इतना तो फर्ज बनता है दोस्तों, एक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो कर दीजिए दोस्तों। 36 नंबर का प्रश्न करता है, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों टोटल 40 है, 100 में से 40% ही क्या होता है? तो हिंदी बोलता है। ठीक है, बाकी भोजपुरी, तेलगा, मिलगा, ठीक है, इस प्रकार का भाषा बोलता है। ठीक है, अब 38 है कि भारत के अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषाएं शामिल है? तो भारत के अनुसूचित भाषाओं में झारखंड के दोस्तों कौन सी भाषाएं शामिल है, ये आपको बताना है। और काफी बार बढ़ाए वीडियो में, इसका आंसर नीचे कमेंट आना चाहिए कि भारत के अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषाएं शामिल है, नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, 39 नंबर का प्रश्न करता है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने % आचरण का प्रबंधन किया गया है? तो टोटल 50 किया गया है। और 40 आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है? तो यहाँ पर 1992 में उठाया गया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलेंगे हम लोग इस तरह और भी नए वीडियो में।